प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आज आपकी बीए थर्ड ईयर के प्रथम पेपर आधुनिक हिंदी कविता की कक्षा लेने जा रही हूँ। हाँ, इस कक्षा में आपकी कई कक्षाएं हो चुकी हैं। छायावाद पर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने दो कक्षाएं की निराला पर ली थी। इससे पहले जयशंकर प्रसाद की। निराला के पश्चात में जो आपके टेक्स्ट में जो अगले कवि हैं छायावाद के, वो सुमित्रा नंदन पंत हैं। सुमित्रा नंदन पंत, इनकी 4 कविताएं आपके कोर्स में लगी हैं और आपने पिछली कक्षाओं में, स्कूल की कक्षाओं में ज़रूर सुमित्रा नंदन पंत का नाम आपने सुना होगा। इन्हें बार बार जब भी इनकी चर्चा चलती है तो इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, या प्रकृति से सबसे ज़्यादा जुड़े हुए कवि के रूप में इनका नाम शामिल है। हालांकि आप देखते हैं कि प्रकृति के प्रति कविताएं लिखने की जो परंपरा है वो हमारे यहाँ पर द्विवेदी युग से पहले ही स्वच्छंदतावाद की जो कुछ कविताएं थी उसमें हम काफ़ी देखते आए हैं। हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा भी की है। लेकिन जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, इनके यहाँ पर प्रकृति बहुत अपने बारीक मतलब यहाँ प्रकृति अपने आप में एक विषय है। प्रकृति पर जब से कविताएं लिखनी शुरू हुई हैं समाज में हमारे, उससे हमें साहित्य में शुरू से ही प्रकृति पर लिखी जाती है। लेकिन छायावादियों के लिए, सभी के लिए प्रकृति इटसेल्फ एक कैरेक्टर है। वो प्रकृति के ऊपर ही इन्होंने, मतलब नायिका के रूप में ही प्रकृति दिखाई देती है। सुमित्रा नंदन पंत के यहाँ पर ये बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बात दिखाई दी जाती है। तो इन्हें इसलिए प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुकुमार के मायने यहाँ पर है कि प्रकृति के कोमल रूपों की चर्चा सबसे अधिक सुमित्रा नंदन पंत के यहाँ दिखाई देती है। अब सुकुमार जो मैं शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, निराला के यहाँ पर भी प्रकृति पर कविताएं हैं। लेकिन अब आप अंतर को अगर आप देखेंगे कि निराला के यहाँ पर प्रकृति के विराट रूपों पर बहुत कविताएं हैं। जैसे बादल राग निराला की बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। अब उनके यहाँ पर बादल भी मतलब देखिए कि बादल का जो भाव निराला प्रस्तुत करते हैं, बादल का जो भाव महादेवी प्रस्तुत करती हैं या जयशंकर प्रसाद करते हैं। चारों कवियों के अगर बादल को लेकर ही संबंधित आप कविताएं करेंगे तो इनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारीकी दिखाई देगी। इनके यहाँ पर जो प्रकृति की चीज़ों को लेकर बहुत बारीकी जो दिखाई देती है, अन्यंत्र कवियों के, निराला बादल के विराट रूप के दर्शन कराते हैं। निराला के यहाँ जो बादल हैं वो समाज में बदलाव लाने वाले हैं। अब वो कहते हैं अंत में, विप्लव रब में छोटे ही हैं शोभा पाते। उनका जो बादल है वो अट्टालिकाओं को गिराने वाला है। पूंजीवाद के एक जो सिस्टम है, पूंजीवाद का जो मतलब अट्टालिकाएं हैं, प्रसाद हैं, उनको उनका बादल डराता है। और तब वो कहते हैं कि विप्लव रब में वो विप्लव लाने वाला है बादल। लेकिन इनके यहाँ जो बादल है वो पूरी तरह मनस्थितियों में बहुत बारीकी, धीरे धीरे उठ संशय से, बढ़ अपयश के शीघ्र अछोर, नप के हृदय उमड़ मोह से, फैल लालसा के निशिपोर। अब देखिए मन की जो भावनाएं हैं, बादल कैसे धीरे धीरे उठ संशय से, मनुष्य के मन में संशय कैसे धीरे धीरे उठता है, बढ़ अपयश के शीघ्र अछोर। तो यहाँ पर इनके यहाँ पर जो प्रकृति के को बड़े सुकुमार भाव से प्रस्तुत किया, बड़ी नाजुकी इनके यहाँ पर दिखाई देती है। बड़ी ही मतलब इन्होंने उस तरीके से इनकी कविताओं में दिखाई देगा। और शायद बीए प्रथम वर्ष में आपने इनकी प्रथम रश्मि कविता पढ़ी भी होगी। प्रथम रश्मि का आना रंगीनी तूने कैसे पहचाना, आपने बिल्कुल पढ़ी होगी। फर्स्ट ईयर में कविता आपकी सामान्य हिंदी की कक्षा में आपकी कविता पढ़ाई जाती है। अब ये बड़ी छोटी सी चीज़ है कि सूर्य की जो पहली किरण है, मतलब प्रकृति के साथ इस तरीके का तादात्म्य रख पाना, इतनी बारीक चीज़ें नोटिस कर पाना, बारीक चीज़ों पर इतनी बड़ी बात कह जाना, ये सुमित्रा नंदन पंत के ही उसमें बात है। और दूसरी ये चीज़ है कि प्रकृति को ये इतनी कोमलता से प्रयोग करते हैं। प्रकृति अगर मतलब छोटी बूंद है उसके लिए अलग शब्द का प्रयोग होगा, बड़ी बूंद है उसके लिए अलग प्रयोग होगा, ओस के लिए अलग प्रयोग होगा, लहरों के लिए कभी उर्मी, कभी वीची, कभी तरंग, कई इनके पास में भाषा, मतलब प्रकृति से संबंधित अगर भाषा का एक शब्दकोश इनके यहाँ पर आपको दिखाई देगा।
अब हम इनके परिचय पे जाते हैं। इनका जो जन्म है वो अल्मोड़ा जिले के आसपास हुआ, जैसे मैंने पिछली कक्षा में आपसे महिषादल की बात की, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी रचनाकार अपने जन्म स्थान जो उसका शुरुआती समय बीतता है उसकी कविता में उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इनका जो जन्म है, प्रकृति की बहुत खूबसूरत स्थान अल्मोड़ा के कौसानी बहुत ही मनोरम स्थान है, वहाँ इनका जन्म होता है। और इनकी कविता में इसलिए प्रकृति का, इसलिए भी नहीं, वैसे प्रकृति का जो प्रभाव है इनके यहाँ पर, वो खूबसूरती जो दिखाई देती है, दिखाई देगी। और शुरुआती कविताओं में प्रकृति का, जैसे अभी शुरुआती कविता में शायद आपके टेक्स्ट में है ही वो कविता कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। आपको इनके जो आपके टेक्स्ट में पहली कविता लगी हुई है उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रकृति के प्रति इनका राग कितना गहरा है, कि वृक्षों की मधुर छाया को छोड़कर, प्रकृति से अपनी माया या मोह प्यार तोड़कर ये किसी स्त्री के प्रति भी अपने प्रेम को स्पष्ट नहीं करना चाहते हैं। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। प्रकृति में अनुरक्त रहना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, और ये भाव इनकी कविताओं में दिखाई देगा। इनका जो ये मूल रूप से ये संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि हैं। छायावादी कवियों में सबसे सहज और बड़ी जल्दी लोकप्रिय हुए थे और बहुत ही सहज स्वीकार्य, बहुत लोकप्रिय बहुत हुए। आनंद के वजह से भी इनकी कविताओं के एक अलग सुकून इनकी कविताओं में आपको दिखाई देगा। इनकी कविताओं में मतलब छायावाद की जो मूल, हम छायावाद की जब बात करते हैं उसके जो मूल स्वभाव की बात करते हैं, छायावाद की विशेषताओं की बात करते हैं, छायावाद को प्रतिष्ठित करने में सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। उनकी जो काव्य चेतना है, जैसे कि मैंने पिछली कक्षाओं में भी आपसे बात ही की थी कि छायावाद के जो चारों कवि हैं वो दर्शन की बात को लेकर, दर्शन की दृष्टि को लेकर बहुत सक्षम थे और दर्शन पर इनकी बहुत ज़्यादा पकड़ थी। तो इनके यहाँ पर भी, इनकी काव्य चेतना में भी कई मंजिलें, पहली मंजिल की कविता की मैंने आपसे चर्चा की, और बाद में इनकी जब कविता पहले प्रकृति के द्वारा ही समाज में बदलाव लाते हैं, इनके कविता के भी कई चरण आपको दिखाई देंगे। बाद में अरविंद दर्शन की कविताएं भी इनकी कविता उसमें दिखाई देंगी, काव्य श्रृंखला को जब आप देखेंगे इनकी। इन्होंने हमेशा क्या किया है कि युग बोध के अनुसार हमेशा अपनी कविता की जो ज़मीन है उसको बढ़ाया है, काव्य भूमि का विस्तार किया है। और इनकी काव्य चेतना की सबसे बड़ी विशेषता है कि युग बोध के अनुसार ये अपने आप को बदलते रहे हैं। आरंभ में अब देखेंगे तो प्रकृति सौंदर्य से बड़े ही अभिभूत दिखाई देंगे, फिर ये मानव सौंदर्य की कविताएं रचते हैं। मानव सौंदर्य की जब ये बात करते हैं तो इनके यहाँ पर समाजवादी कविताओं के दर्शन भी होते हैं, समाजवाद की ओर भी आकृष्ट होते हैं, और समाजवाद से जाते जाते बाद में अरविंद दर्शन की ओर अनुरक्त हो गए थे। अरविंद दर्शन भी इनकी कविताओं में दिखाई देगा। लेकिन अब आप ये देखिए कि इनके यहाँ जो दर्शन है, दर्शन के लिए नहीं है, मूल रूप से न केवल सुमित्रा नंदन पंत, बाकी छायावाद के अधिकतर जो कवि हैं वो मानवतावादी कवि हैं। तो इनका जो दर्शन है वो मानव के लिए है, केवल दर्शन के लिए या कोई दार्शनिक बहसबाजी और दार्शनिक उत्सव के नहीं है, चर्चा और संवाद के लिए दर्शन की बात नहीं करते। इनका जो है ये मानवता में ज़्यादा विश्वास करते हैं, मानवतावादी कवि हैं, और मानव इतिहास का जो विकास चलता है उसमें ज़्यादा ये लोग बात करते हैं, और दर्शनों की खोज इनके यहाँ इसलिए ज़्यादा दिखाई देती है। और दर्शन के क्षेत्र में आप देखिए कि प्रसाद जी शैव दर्शन में शुरू में रहते हैं। अब इनका यहाँ जो दर्शन बार बार अलग अलग तरीके से बदलते रहते हैं। इनकी जो अंतिम कृति है वो लोकायतन है। लोकायतन पूरी तरीके से दार्शनिक इनकी कृति है। बाकी इनकी जो शुरुआत हम कविता की देखते हैं, पहला जो इनका काव्य संकलन 1922 में आया था उच्छ्वास करके, उसके पश्चात में पल्लव है। पल्लव बहुत महत्वपूर्ण इनकी काव्य कृति है, और पल्लव से महत्वपूर्ण जो इनकी पल्लव की भूमिका है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी कवि को अगर कविता लिखनी हो या नए कवि जो बनना चाहते हैं उनके लिए पल्लव की भूमिका पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। वीणा इनका तीसरा प्रमुख काव्य ग्रंथ रहा। ग्रंथी 1939 के आसपास आया था, और एक ग्रंथी बेसिकली माना जाता है कि काव्य ग्रंथ तो पहले लिखा गया लेकिन इसका प्रकाशन बाद में होता है। गुंजन है, युगांत है, युगवाणी, ग्राम्या,
और स्वर्ण धूलि और स्वर्ण किरण, इनके ये सब काव्य ग्रंथ हैं। इनकी जो पहली कविता जो पॉपुलर होती है वो गिरजे का घंटा शीर्षक से इनकी कविता थी, और उनकी पहली कविता यही मानी जाती है। और वे बहुत लंबे समय तक अपनी कविताओं में ही लीन रहे। उन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं, काव्य आलोचना भी लिखी है, लेकिन और छायावादी कवियों की तरह मूल रूप से इनकी जो पहचान है, और छायावाद की भी पहचान एक काव्य आंदोलन के रूप में ही रही है। इनकी जो कविताएं हैं, इनके जो आरंभिक काव्य ग्रंथों की हम बात करते हैं, तो आरंभिक काव्य ग्रंथ जो शुरुआत के जो अभी आपको बताए थे, इनकी कविताओं में प्रकृति और प्रेम बड़ी महत्व की बात है। प्रकृति और प्रेम पर सारी कविताएं केंद्रित हैं। प्रकृति के मतलब बहुत ही मनोरम चित्र, जैसे अब हम कविताएं इनकी पढ़ेंगे तो और भी हमें समझ में आएगा। इनकी कविताओं में बहुत ज़्यादा प्रयोग किए गए, इसीलिए इन्हें बार बार प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इन्होंने मतलब ग्राम्य तक जब आप आएंगे तो जीवन के अभावग्रस्त चीज़ों को भी स्पर्श करने का प्रयास किया है। और लोकायतन, जैसे मैंने तुम्हें बताया, इनका जो महाकाव्य है, ये अरविंद दर्शन को काव्य अभिव्यक्ति देने का प्रयास इसमें किया है। इस महाकाव्य के अंदर जो चिंतन पक्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही गंभीर चिंतन पक्ष दिखाई देगा, सघन है। लेकिन कला पक्ष के मामले में लोकायतन इनका बहुत सफल प्रबंध काव्य नहीं कहा जा सकता। इनकी एक प्रयोगशील काव्य संकलन भी आती है, कला और बूढ़ा चांद, जिसमें बहुत सारे कविताएं भी इनकी शामिल हैं। और जब हम विषय की दृष्टि से जानते हैं, तो विषय की दृष्टि से इनकी जो काव्य साधना हमेशा गतिशील रही। मैंने कहा जैसे इन्होंने भी बहुत लंबे समय तक अपनी कविताएं रचते रहे, लेकिन मानवतावादी दृष्टिकोण इनमें था। तो जैसे जैसे जिस युग में जिस दर्शन की दरकार हुई, इनके यहाँ पर ये दर्शन आपको दिखाई देगा। इनका जो असली जो इनकी कविताएं, मतलब मूल रूप से जो पंथ की पहचान है, वो प्रकृति चित्रण कविताओं में आपको ज़्यादा दिखाई देगी। आपके जो ये कोर्स है, इसमें ज़्यादातर जो कविताएं आपके टेक्स्ट में लगी हुई हैं वो भी प्रकृति से संबंधी ही कविताएं हैं। सामान्य जिनकी पीड़ा की बात भी अपनी कविताओं में करते हैं, और लेकिन अपनी बात की कविताओं में कवि कम दिखते हैं और चिंतक ज़्यादा दिखाई देते हैं। पंत जी की जो महत्वपूर्ण है, या पंत जी का जो मूल रूप से मैं योगदान कहती हूँ, वो छायावादी कवि के रूप में ही है। इनकी छायावादी युग में इन्होंने जो कविताओं को एक नई भावभंगिमा दिखाई देती है, बल्कि छायावाद की पहचान बनाने में, प्रतिष्ठित करने में पंत जी का बहुत रोल रहता है। और इनकी कविता का जो एक दूसरा महत्वपूर्ण वो है कि गीतात्मकता भी इनकी कविताओं में बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती है। इनकी कविताओं में मतलब आप देखिए, और भी हम देखेंगे, कालिदास का प्रभाव दिखाई देगा, रविंद्रनाथ टैगोर, शंकराचार्य, गांधी, अरविंद दर्शन। और अगर हम भाषा की दृष्टि में शैली और कीट्स का प्रभाव इनके यहाँ पर बहुत दिखाई देगा। जैसा कि आपको जानना चाहिए कि शैली और कीट्स रोमांटिसिज्म के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं अंग्रेजी साहित्य के, और इनका सभी भाषाओं पे बहुत अच्छी कमांड थी, हिंदी पर, अंग्रेजी पर और भी दूसरी भाषाओं पर। तो शैली और कीट्स के साहित्य का इन्होंने बहुत गहरा अध्ययन भी किया था, उनके अनुवाद भी किए थे। तो इन सभी कवियों का प्रभाव इनके यहाँ पर दिखाई देता है। और 1921 तक ये इनका जो गांधी जी के प्रभाव में 1921 के आसपास भी ये आ गए थे, और उसके बाद गांधी दर्शन भी इनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा। अब हम पंत के विषय में अगली कक्षा में हम बात करते हैं उनकी कविताओं के साथ। धन्यवाद।